नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी सेशन में आज हम लोग आपके लिए ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं, जिसमें आप लोग इस क्वेश्चंस को देख के और तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आज की वीडियो बनाई इसमें चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए लेके आए, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर कर सकते हैं आप लोग और बता सकते हैं। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है बेटा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप ज्वाइन हो जाएगा, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ हमारे एमसीक्यूज़ की और साथ साथ थ्योरी लेक्चर्स की भी पीडीएफ आपको वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले क्वेश्चन की जो बात की जाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर की सतह के अंदर फिनिशिंग की जाती है। बाय विच प्रोसेस फिनिशिंग इज डन इन इंटरनल सिलेंडर सरफेस। तो जो आंतरिक सरफेस होती है बेटा, आंतरिक सरफेस होती है, जो इंटरनल सरफेस की बात करें तो इंटरनल सरफेस में जो प्रोसेस की जाती है, कौन सी की जाती है? पहला ऑप्शन है हॉर्निंग, सेकंड ऑप्शन है ड्रिलिंग, थर्ड ऑप्शन है लैपिंग एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा कि जो सिलेंडर की सतह के अंदर जो फिनिशिंग की जाती है वो कौन सी की जाती है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। हॉर्निंग है, ड्रिलिंग है, लैपिंग है, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो सिलेंडर की जो सतह है उसकी जो फिनिशिंग की जाती है वो जो की जाती है वो हॉर्निंग प्रोसेस की जाती है। ध्यान रखिएगा बेटा, जो हमारी हॉर्निंग प्रोसेस होती है, हॉर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो सिलेंडर की आंतरिक सतह होती है उसमें हम लोग फिनिशिंग ऑपरेशंस करते हैं। जब भी सतह हमारी बन के तैयार हो जाती है किसी भी सिलेंडर की, तो उसमें जो फिनिशिंग ऑपरेशंस की जाती है वो केवल हॉर्निंग के थ्रू ही हम लोग करते हैं। ड्रिलिंग से हो नहीं सकता, लैपिंग से हो नहीं सकता। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारा गलत है। तो केवल हमारा जो ऑप्शन बचा वो ऑप्शन हमारा ए बचा है, इसीलिए पहले का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर ब्लॉक का पार्ट है? तो देख लीजिए बेटा, पहला ऑप्शन है सिलेंडर, सेकंड ऑप्शन है पोर्ट, थर्ड ऑप्शन है पैसेज एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों ने अगर सिलेंडर और सिलेंडर ब्लॉक के बारे में डिटेल में पढ़ रखा होगा तो आपको ही पता होगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो काफ़ी लोगों ने बता दिया होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए सिलेंडर ब्लॉक। फर्स्ट ऑप्शन इज सिलेंडर, सेकंड ऑप्शन पोर्ट, थर्ड ऑप्शन पैसेज, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, सिलेंडर ब्लॉक का जो पहला पार्ट होता है, मेन पार्ट हमारा सिलेंडर ही होता है। उसमें हमारे पोर्ट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे भाई 2 स्ट्रोक इंजन की, तो उनमें पोर्ट्स होते हैं। पैसेज होता है, पैसेज के थ्रू हमारे सारे पास होते हैं। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही है, मीन्स डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव क्या है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देख लीजिए। एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। मटेरियल्स ऑफ लाइनर इन द सिलेंडर ब्लॉक्स ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। तो मटेरियल्स कौन सा लाइनर लगा होता है? पहला ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है कास्ट आयरन, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। तो पहली बात बेटा, कॉपर हो या ये कास्ट आयरन होता है। तो जो हमारा एल्यूमिनियम एलॉय होता है, एल्यूमिनियम एलॉय में क्या होता है, एल्यूमिनियम एलॉय में जो सिलेंडर ब्लॉक्स लगे होते हैं वो हमारे किसके होते हैं? कास्ट आयरन के होते हैं। ध्यान रखिए बेटा, ऑप्शन जो हमारा बी है वो हमारा ऑप्शन क्या है? बी सही है। ठीक है बेटा, कॉपर का यूज़ नहीं करते हैं। कॉपर थोड़ा सा लेस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। इसलिए कास्ट आयरन जो होता है इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी हार्ड होती है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी हमारा, थर्ड का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर और हेड के बीच में क्या लगा होता है? तो टू स्टॉप द लीकेज विच पार्ट इज बिटवीन सिलेंडर एंड हेड। फर्स्ट ऑप्शन इज गैस्केट, बी ऑप्शन इज फिन्स, सी ऑप्शन इज वाटर जैकेट एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर और हेड के बीच में देख लीजिएगा क्या लगा होता है, कि जो लीकेज की बात कर रहे हैं उसमें सिलेंडर और हेड के बीच में लगा होता है गैस्केट। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन जो हमारा गैस्केट है वो हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइनर्स आर देयर? फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन इज 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6।
तो जो लाइनर्स होते हैं बेटा, वो लाइनर्स हमारे केवल दो ही प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिए बेटा, दो ही प्रकार के होते हैं हमारे लाइनर्स जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, सभी लोग को पता होना चाहिए। पहला होता है हमारा ड्राई लाइनर और दूसरा होता है हमारा वेट लाइनर। तो दो ही टाइप्स के हमारे जो लाइनर्स होते हैं इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व का प्रयोग किया जाता है? विच वाल्व इज यूज इन ऑटोमोबाइल इंजन? तो आप लोगों ने अगर वाल्व के बारे में पढ़ रखा होगा कि भाई डिटेल में कि कौन सा वाल्व यूज किया जाता है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे सकते हैं। और मैं बता दूं बेटा कि ये जो हमारा वीडियो सेशन, इस वीडियो सेशन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त है वो देख सकें, और जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो उसको वो फायदा उठा सकें। तो पहला ऑप्शन है पॉपेट वॉल्व, बी ऑप्शन है बॉल वॉल्व, सी ऑप्शन है चेक वॉल्व, डी ऑप्शन है गेट वॉल्व। तो ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वॉल्व प्रयोग किया जाता है? तो पहले बता दूं बेटा, जो इसका ऑप्शन ए है पॉपेट वॉल्व, तो पता होगा आप लोगों को, अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि पॉपेट वॉल्व का ही प्रयोग करते हैं। बॉल वॉल्व का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, चेक वॉल्व का प्रयोग किया नहीं जाता, और गेट वॉल्व तो बेटा होता ही नहीं कोई वॉल्व कि जिसका हम प्रयोग करें। ठीक है बेटा, तो केवल पॉपेट वॉल्व का ही प्रयोग किया जाता है। सिक्स्थ का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। श्यांता टेस्ट में 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखिए बेटा, जो विस्कोसिटी टेस्ट है, विस्कोसिटी टेस्ट में टेम्परेचर दे रखा है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का एसआई नंबर क्या होता है? इन विस्कोसिटी टेस्ट द एसआई नंबर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट इज, पहला ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन 30, फोर्थ ऑप्शन 40 एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि एसआई नंबर, एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है बेटा, वो एक ऐसा नंबर होता है जिसके थ्रू हम लोग विस्कोसिटी, किसी भी लिक्विड की जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम आप बात कर रहे हैं कि भाई 210 डिग्री सेल्सियस में जो विस्कोसिटी टेस्ट होगा तो उसका ऐसे ही नंबर कितना होता है? 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, या ये सभी होता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं तो ऐसे ही जो नंबर होता है वो 20 भी होता है, 30 भी होता है, 40 भी होता है। ऐसा नहीं होता किसी एक नंबर को ले रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है बेटा, 7th का आंसर डी है। सॉरी, 7th का आंसर क्या है? डी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिएगा। शांता टेस्ट में 0 डिग्री, अब की टेम्परेचर बदल दिया गया है। शांता टेस्ट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का एसआई नंबर क्या है? इन विस्कोसिटी टेस्ट द एसआई नंबर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एट 210, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, 210 नहीं होगा, यहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर है ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया है। एक क्वेश्चन में जो हमने लिखा है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे 5, 10, 20 ऑल ऑफ द। तो शांता टेस्ट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ऐसा ही नंबर कितना होगा? ठीक है बेटा, इन द विस्कोसिटी टेस्ट द लुब्रिकेटिंग नंबर एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत लग गया है। तो ऑप्शन ए है 5, 10, 20 ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए इसका आंसर बताइए। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो लुब्रिकेटिंग टेस्ट का ऐसा ही नंबर होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ध्यान रखिएगा ऐसा ही का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। ठीक है बेटा, यही नंबर होता है जिसके थ्रू हम लोग विस्कोसिटी के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी सही है। तो ध्यान रखिएगा 8th का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पार्क प्लग द्वारा मिस फायर करने का कारण क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मिस फायरिंग ऑफ स्पार्क प्लग? ठीक है बेटा, तो मिस फायरिंग जो होती है वो किस कारण से होती है? पहला ऑप्शन है गैप बढ़ जाना, गैप इंक्रीजेस, बी ऑपरेशन है स्पार्क प्लग का गंदा होना, डस्ट ऑन द स्पार्क प्लग, सी ऑप्शन है स्पार्क प्लग की अतितापन, सुपर हीटिंग ऑफ स्पार्क प्लग, एंड डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए जिन लोगों ने अभी, ये चैप्टर 1 का बेसिक क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग मिस फायर जो करता है उसका मेन रीज़न क्या होता है। ठीक है बेटा, तो जल्दी बताइए बेटा। ए है हमारा गैप बढ़ जाना, बी ऑप्शन है स्पार्क प्लग का गंदा होना, डस्ट ऑन द स्पार्क प्लग, सी ऑप्शन है स्पार्क प्लग का अतितापन, सुपर हीटिंग, एंड डी ऑप्शन है दोनों ए और बी। तो जिन लोगों ने बेटा पढ़ा होगा स्पार्क प्लग के बारे में तो उसका आंसर आप लोग फटाफट दे सकेंगे। तो मैं बता दूं बेटा, जो रीज़न होते हैं गैप बढ़ जाना ही बेटा क्या होता है? गैप बढ़ जाना मीन्स स्पार्क प्लग और इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन स्पार्क प्लग का गंदा होना। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पार्क प्लग हमारा गंदा होगा तभी हमारी मिस फायरिंग होगी। ठीक है ना, ये भी एक रीज़न है।
ठीक है ना। ये भी एक रीज़न है जिससे जो हमारा स्पार्क प्लग होता है वो मिस फायरिंग करता है, स्पार्क प्लग अतितापन। ये कोई रीज़न नहीं बेटा कि अगर सुपर हीटिंग हो रही स्पार्क प्लग की तो इससे जो हमारा मिस फायरिंग वो होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। तो ध्यान रखें, वो जब भी स्पार्क प्लग और इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो सिलेंडर होता है उनके बीच की गैपिंग बढ़ती है तो मिस फायरिंग होती है, और स्पार्क प्लग गंदा होगा तो मिस फायरिंग होगी, टाइम पर फायरिंग नहीं होगी। तो बोथ ऑप्शन हमारी सही है। 9th का ए और बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। डीजल इंजन के स्टार्ट ना होने का मुख्य कारण है द मेन रीजन फॉर नॉट स्टार्टिंग द इंजन। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब विंटर सीजन्स होते हैं, जब ठंडियों के दिन होते हैं, तो उसमें हमारा इंजन जो होता है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो इंजन ना स्टार्ट होने का मेन रीजंस कुछ होते हैं जिनके कारण इंजन स्टार्ट नहीं होता है। वायु फिल्टर अवरुद्ध हो जाना, एयर फिल्टर चोक्स होते हैं, डीजल का अधिक पतला होना, लेस थिकनेस ऑफ डीजल फ्यूल, इंजेक्टर द्वारा अधिक ईंधन भेजा जाना, हाई अमाउंट ऑफ फ्यूल एंटरिंग थ्रू द इंजेक्टर। तो बेटा क्या होता है कि जो हमारा डीजल इंजन होता है स्टार्ट ना होने के कई कारण होते हैं। वायु फिल्टर अवरुद्ध हो जाना, एयर फिल्टर चोक हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होता है कि जिससे हमारा डीजल इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है कि अगर एयर फिल्टर बंद हो जाएगी जिससे एयर हमारी एंटर नहीं करेगी तो एयर फ्यूल का मिक्सचर बनेगा नहीं और इंजन के स्टार्ट होने में दिक्कत आएगी। तो ये ऑप्शन भी सही है। डीजल का अधिक पतला हो जाना, लेस थिकनेस, तो अगर पतला डीजल इंजन होगा जिसकी विस्कोसिटी घट जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डीजल इंजन की अगर विस्कोसिटी घटेगी, उसकी प्रॉपर्टी घटेगी, तो इसको स्टार्ट करने में भी दिक्कत आएगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन की बात करें, इंजेक्टर द्वारा अधिक ईंधन भेजन, हाई अमाउंट ऑफ फ्यूल एंटरिंग थ्रू द इंजेक्टर। अगर इंजेक्टर हमारा सही से वर्क नहीं करेगा, इंजेक्टर से अगर ज़्यादा फ्यूल हमारा डीजल इंजन में जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रॉब्लम है डीजल इंजन में स्टार्ट होने की वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा इंजन। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा डी ऑप्शन है, 10th का जो डी ऑप्शन है वही हमारा सही। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे रीजंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको अपने चैनल पर बेटा सारे मेंशंस कर रखे हैं, सब सारा चैप्टर मैंने पूरा आपको डिटेल में चैप्टर 1 को पढ़ा रखा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, आप चैनल पर जाके AMSR की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है आपको कि डीजल इंजन के स्टार्ट ना होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। ठीक है बेटा, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग। 11th क्वेश्चन की बात की जाए, इंजन में ईंधन की अधिक खपत का मुख्य कारण है, मेन रीजन बिहाइंड लार्ज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। ठीक है बेटा, इंजन में जो अधिक ईंधन की खपत होती है उसके कई कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंजन में जो ईंधन की खपत होती है, कंजम्पशन जो होता है फ्यूल का, वो बढ़ जाता है। किस कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंजेक्शन पंप की टाइमिंग ठीक ना होना, रॉन्ग टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन पंप, वायु फिल्टर अवरुद्ध होना, एयर फिल्टर चोक होना, वॉल्व टैपेट का गैप कम होना, लेस गैप ऑफ वॉल्व टैपेट, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा मैं आपको बता दूं, तो इंजन की ईंधन होती है, ठीक है ना, उसकी जब खपत बढ़ती कब बढ़ती है? जब इंजेक्शन पंप का टाइमिंग ठीक नहीं होना। ठीक है बेटा, तो जब रॉन्ग टाइमिंग इंजेक्शन पंप की होगी, मतलब जिस समय पे पंप में हमें इंजेक्ट करना है फ्यूल को वो समय में गलत समय पर होगा, तो इससे क्या होगा कि कंजम्पशन जो है फ्यूल का कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा। वायु फिल्टर अवरुद्ध होना, ऑब्वियस सी बात है, जब एयर फिल्टर हमारी बंद हो जाएगी तो एयर फिल्टर बंद होने के कारण एयर की जो एंटरिंग है, एयर जो आएगी वो हमारी नहीं आ पाएगी, तो केवल और केवल फ्यूल हमारा एंटर करेगा, जिससे फ्यूल कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए भी सही है, बी भी सही है। वॉल्व टैपेट का गैप होगा बना, वॉल्व टैपेट मीन्स वॉल्व के थ्रू वॉल्व हमारा ओपन होता है टैपेट के थ्रू और टैपेट के थ्रू बंद होता है, तो उसके बीच में वॉल्व्स के बीच में जो टैपेट्स होते हैं उनके बीच में गैपिंग होती है। तो अगर वो गैपिंग कम हो जाएगी तो वॉल्व हमारे सही से ओपन नहीं होंगे और फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, मीन्स डी ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। 11th का जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीजल इंजन में नॉकिंग अधिक होने के मुख्य कारण है, मेन रीजंस बिहाइंड हाई नॉकिंग इन डीजल इंजन। तो फर्स्ट ऑप्शन है डीजल में पानी मिला होना, वाटर मिक्सड इन डीजल। ए ऑप्शन है डीजल में पानी का मिला होना, वाटर मिक्सड इन डीजल। बी ऑप्शन इंजेक्टर द्वारा कम ईंधन भेजा जाना, लेस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल गोज थ्रू इंजेक्टर। एंड सी ऑप्शन है उचित सीटें नंबर वाला डीजल का प्रयोग ना करना, नॉट यूज ऑफ डीजल फ्यूल ऑफ रिक्वायर्ड सीटें नंबर। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप लोग देख लीजिएगा, डीजल इंजन में जो नॉकिंग होती है उसके अधिक होने का मुख्य कारण होता है डीजल में पानी होना। मीन्स अगर डीजल में वाटर मिला देंगे तो इससे नॉकिंग नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। नॉकिंग कब होती है? जब डीजल इंजन का जो हाई प्रेशर होता है, वेपर जो हमारे वेव्स बनती हैं, वो वेव्स क्या होती है पूरे सिलेंडर में ट्रांसमिट होती हैं।
ठीक है। तो डीजल पानी इंजन को मिलने का कोई रीज़न नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इंजेक्टर द्वारा कम ईंधन भेजा जाना, लेस क्वांटिटी फ्यूल गोस थ्रू। तो बेटा जब फ्यूल ही हमारा कम जाएगा तो नॉकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नॉकिंग तभी होगी बेटा जब रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जितनी फ्यूल चाहिए हमारी सिलेंडर के अंदर, अगर उतनी क्वांटिटी में फ्यूल जा रही है तभी नॉकिंग होती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। कम ईंधन जा रहा है तो नॉकिंग का सवाल ही नहीं उठता बेटा, नॉकिंग हमारी होगी नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट सी ऑप्शन है, उचित सीटेन नंबर वाला डीजल का प्रयोग ना करना, नॉट यूज ऑफ डीजल फ्यूल ऑफ रिक्वायर्ड सीटेन नंबर। तो ऑब्वियस सी बात ये हो सकता है कि भाई जो सीटेन नंबर का जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो रिक्वायर्ड सीटेन नंबर वाला फ्यूल नहीं होगा, ठीक है बेटा, जो डीजल अगर होगा सीटेन नंबर वाला अगर डीजल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है नॉकिंग जो होगी वो हमारी बढ़ सकती है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये नॉकिंग हमारी इससे बढ़ सकती है। मीन्स अगर हम लोगों ने जिस रिक्वायर्ड सीटेन नंबर का यूज़ किया जिससे नॉकिंग नहीं हो रही है, और हम लोगों ने ऐसा यूज़ कर लिया सीटेन नंबर जो प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो उससे नॉकिंग बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, हमारा डीजल इंजन में नॉकिंग बढ़ सकती है। तो ये प्रयोग हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, मीन्स डीजल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं रिक्वायर्ड सीटेन नंबर का। मीन्स अगर रिक्वायर्ड सीटेन नंबर का डीजल का प्रयोग कर लेंगे तो उससे क्या होगा, नॉकिंग नहीं होगी। ठीक है, और अगर रिक्वायर्ड सीटेन नंबर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब नॉकिंग हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, इनमें से कोई नहीं, ये तो बेटा गलत है। तो केवल हमारा जो ऑप्शन सी बचा वो सही है, 12th का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोट का प्रयोग किया जाता है, यूज ऑफ फ्लोट। तो फ्लोट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फ्यूल पंप में, कार्बोरेटर में, एयर कंप्रेसर में, या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए, फ्लोट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो उससे रिलेटेड मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो फ्लोट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन पंप में, कार्बोरेटर में, एयर कंप्रेसर में, नन ऑफ दीज। तो बेटा मैं आपको बता दूं जो फ्लोट का यूज़ किया जाता है वो कार्बोरेटर में किया जाता है। 13th का ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कार्बोरेटर का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर कौन सा भाग नहीं होता, पहला ऑप्शन है निडल वाल्व, बी ऑप्शन रोटर, सी ऑप्शन है थ्रॉटल वाल्व, डी ऑप्शन है फ्लोट चैम्बर। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा भाग नहीं है कार्बोरेटर का। तो आप लोगों ने अगर कार्बोरेटर को पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये जो कार्बोरेटर का पार्ट है ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने इस चीज़ों के बारे में पढ़ा हो, कार्बोरेटर के पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो निडल वाल्व की बात की जाए, निडल वाल्व तो हमारा लगा होता है जिसके थ्रू फ्यूल को कंट्रोल किया जाता है, फ्यूल की क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, तो निडल वाल्व हमारा पार्ट होता है कार्बोरेटर का। थ्रॉटल वाल्व की बात करें तो थ्रॉटल वाल्व भी हमारा पार्ट होता है, जिससे फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल हमारा आ रहा है। फ्लोट चैम्बर हमारा, फ्लोट चैम्बर जो होता है जहाँ पर फ्यूल हमारा भरा होता है, तो ये भी हमारा पार्ट होता है, लेकिन रोटर हमारा पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, भाग नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है, रोटर जो होता है हमारा कार्बोरेटर का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लें, रोलर आर्म का प्रयोग किया जाता है, रोलर आर्म इज यूज्ड फॉर। रोलर आर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, यांत्रिक प्रकार के ईंधन पंप में, विद्युत प्रकार के ईंधन पंप में, ईंधन इंजेक्टर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोलर आर्म इज यूज्ड फॉर, इंग्लिश वाले बच्चे देख ले, रोलर आर्म इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल टाइप फ्यूल पंप्स, इलेक्ट्रिक टाइप फ्यूल पंप्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, नन ऑफ द अबव। तो जिन लोगों ने रोलर आर्म्स के बारे में पढ़ रखा होगा, रोलर आर्म्स क्या होते हैं, किसी को पता है बेटा रोलर आर्म्स क्या होता है। रोलर आर्म्स वो आर्म्स होते हैं जिनके थ्रू वॉल्व्स को खोला जाता है और फ्यूल को सप्लाई दिया जाता है फ्यूल पंप के थ्रू। ठीक है बेटा, तो वो उसी को कहते हैं रोलर आर्म। तो रोलर आर्म का जो यूज़ किया जाता है वो मैकेनिकल टाइप में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल टाइप में होता है, फ्यूल इंजेक्टर्स में करते हैं, तो किस में करते हैं बेटा। तो आप लोगों ने अगर रोलर आर्म को पढ़ रखा होगा तो जितने भी मैकेनिकल टाइप के फ्यूल पंप्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू फ्यूल की फीडिंग की जाती है, यांत्रिक प्रकार के ईंधन पंप, उनमें हमारा ये रोलर आर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, विद्युत में बेटा नहीं यूज़ किया जाता है, इंजेक्टर्स में यूज़ तो होता ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो बाकी तो सारे ऑप्शन गलत हैं, बी सी डी, केवल ऑप्शन ए हमारा सही है। यांत्रिक प्रकार के जो ईंधन पंप हैं उनमें रोलर आर्म्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, इस पंप को रेखीय ईंधन पंप के नाम से भी जाना जाता है, दिस पंप इज ऑल्सो नोन एज लीनियर फ्यूल पंप। तो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा बेटा, यांत्रिक प्रकार के ईंधन पंप होते हैं, मैकेनिकल टाइप फ्यूल पंप, बी ऑप्शन है विद्युत प्रकार के ईंधन पंप, इलेक्ट्रिक टाइप फ्यूल पंप, सी ऑप्शन है विद्युत प्रकार के ईंधन पंप, जैसे कह रहे हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन टाइप फ्यूल पंप, और डी है इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के ईंधन पंप, जिसे हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइप फ्यूल पंप। ठीक है बेटा, सभी लोग को अब इन लोग बेटा आंसर बताइए फटाफट, कौन सा होगा इसका आंसर।
इस पंप को रेखीय ईंधन पंप के नाम से जाना जाता है। तो बेटा मैं बता दूं बेटा आपको, मैकेनिकल फ्यूल टाइप जो हमारा पंप होता है वही हमारा क्या होता है, जो हमारा रेखीय पंप हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। इंजन की टाइमिंग को सेट करने के लिए किसकी टाइमिंग सेट की जाती है? तो सेट इंजन टाइमिंग, विच वन इंजन टाइमिंग टू बी सेट। तो क्या होता है कि इंजन की टाइमिंग को सेट किया जाता है। इंजन की टाइमिंग को सेट कहाँ पर करते हैं बेटा, किसी को पता है बेटा? इंजन की जो टाइमिंग सेट की जाती है वो हमारी वॉल्व इंजन डायग्राम में या वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इंजन को सेट करते हैं। ठीक है बेटा। तो इंजन की टाइमिंग को जो सेट की जाती है वो किस में, डीजल इंजन पंप में की जाती है, इंजन के वॉल्व में की जाती है, कार्बोरेटर में की जाती है, या बोथ ए एंड बी? तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा कि जो इंजन की टाइमिंग सेट की जाती है वो किस में की जाती है बेटा? तो डीजल फ्यूल पंप में भी करते हैं, वॉल्व में भी करते हैं। सबको पता है बेटा, फ्यूल पंप में भी हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं, वॉल्व में भी टाइमिंग सेट करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी सही है। 17 का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, वॉल्व की ग्राइंडिंग किसके द्वारा की जाती है? वॉल्व की ग्राइंडिंग किसके द्वारा की जाती है? बाय विच ग्राइंडिंग ऑफ वॉल्व इज डन? पहला है हस्त ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर। सेकंड ऑप्शन है केंद्र रहित ग्राइंडिंग मशीन, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन होती है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। नेक्स्ट ऑप्शन है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, इंग्लिश वाले बच्चे सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि जो वॉल्व की ग्राइंडिंग होती है किसके द्वारा की जाती है? हस्त ग्राइंडर हो गए, केंद्र रहित ग्राइंडिंग मशीन हो गई, सरफेस ग्राइंडिंग हो गई, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के थ्रू ही हम लोग वॉल्व की ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंजन के अत्यधिक शोर करने का मुख्य कारण है, मेन रीजन बिहाइंड द लार्ज नॉइस ऑफ इंजन। तो लार्ज नॉइस ऑफ इंजन के कारण क्या होता है? पिस्टन रिंग टूट गए हैं, पिस्टन रिंग ब्रेक्स, मुख्य बेयरिंग ढीली है, लूजनेस ऑफ मेन बियरिंग। सी ऑप्शन है इंजन की पिस्टन बियरिंग अधिक टाइट है, टाइटनेस ऑफ पिस्टन बियरिंग्स इन इंजन्स। एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो बेटा इंजन के अत्यधिक शोर करने के कई कारण होते हैं। पिस्टन रिंग जब टूट जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब पिस्टन रिंग हमारी कनेक्टेड होती है पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, अगर वो टूट जाएगी तो नॉइस की प्रॉब्लम होगी। मुख्य बेयरिंग, मेन बेयरिंग अगर ढीली होगी तो वो भी नॉइस करेगी। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी हमारा सही है। इंजन के पिस्टन बियरिंग अधिक टाइट है, तो ये कोई मेन रीज़न नहीं होता। जब टाइटनेस बढ़ती तो टाइटनेस बढ़ने से कोई हमारा शोर होने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा सब कोई। स्पार्क प्लग के कार्य न करने के मुख्य कारण है। स्पार्क प्लग के कार्य न करने के मेन रीजन बिहाइंड नॉट वर्किंग ऑफ स्पार्क प्लग, मीन्स स्पार्क प्लग अगर हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा, स्पार्क प्लग हमारा काम नहीं कर रहा तो उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है स्पार्क प्लग और इलेक्ट्रोड के मध्य गैप अधिक है, लार्ज गैप बिटवीन स्पार्क प्लग एंड इलेक्ट्रोड। स्पार्क प्लग पर कार्बन एकत्रित हो गया है। ठीक है, स्पार्क प्लग में क्या हो गया है? कार्बन एकत्रित हो गया है। ठीक है, और उसके बाद सी ऑप्शन स्पार्क प्लग का इंसुलेटर शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट ऑफ स्पार्क प्लग इंसुलेटर। एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा कमेंट करिए, आंसर बताइए क्या होगा। स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड के मध्य गैप हो गया है। तो स्पार्क प्लग के कार्य जो नहीं होता बेटा, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड के मध्य गैप अधिक बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पार्क प्लग हमारा ठीक से कार्य नहीं करेगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन हमारा ए भी सही है कि लार्ज गैप बढ़ने के कारण हमारा स्पार्क प्लग काम नहीं करता। स्पार्क प्लग पर कार्बन एकत्रित हो गया, स्पार्क प्लग इज फिल्ड विद कार्बन। तो कार्बन भी हमारा जब भर जाता है तो भी हमारी क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। स्पार्क प्लग का इंसुलेटर शॉर्ट हो गया, तो इंसुलेटर भी जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है बेटा तो भी हमारा क्या होता है? स्पार्क प्लग काम करना बंद कर देता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं कि स्पार्क प्लग की जो प्रॉब्लम्स होती है तीनों प्रॉब्लम्स के कारण ही हमारा स्पार्क प्लग काम करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या है? डी सही है। तो सभी लोग को बेटा क्लियर हो गया ऑप्शन। तो आज के लिए बेटा जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स। और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होती तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, टेलीग्राम सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे हम चल के नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 2 से रिलेटेड हम लोग जो चैप्टर 2 है उससे रिलेटेड आपको लिए MCQs
जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।